Thank you, Mr. Speaker. Pakistan is an appreciated partner for 70 years of the United States, and our relationship with them is strongest when Pakistan embraces democratic principles and rule of law. Sadly, Pakistan's military has undermined democracy by jailing former Prime Minister Imran Khan. There are strong disagreements with Mr. Khan, including his weak policies toward war criminal Putin and the Chinese Communist Party. But political opponents should be defeated in democratic elections and not jailed or fabricated political charges. President Donald Trump survived corrupt judicial system and has been persecuting him, and he knows the danger of persecution. Pakistan should release Imran Khan, restoring democracy. Free Imran Khan. In conclusion, God bless our troops as the global war on terrorism continues. Open borders for dictators puts all Americans at risk of more 9/11 attacks, as warned by the FBI. Trump is reinstituting existing laws to protect American families with peace through strength. Best wishes to President Salome Zurishvili of Georgia and President Vladimir Zelensky of Ukraine for defending democracy. I yield back. For what purpose does the gentlewoman? इमरान भाई एक क्वेश्चन छोटा सा. अब से कुछ टाइम पहले एक अच्छी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है. तो ये मेंबर ऑफ द कांग्रेस का इजलास चल रहा था, उसमें जॉय विल्सन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, इसको पेशरफ भी बोल सकते हैं हम. उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जेल में डालकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा दिया है. डोनाल्ड ट्रंप को करप्ट जुडिशियल प्रोसेस से वाकिफ हैं, इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए, ये उन्होंने डिमांड कर दिया. आई डोंट थिंक सो ये मैसेज कन्वे किया यहाँ. ये अब से कुछ टाइम पहले उन्होंने ये है ही मनूस. ये पहले मोहसिन नकवी गया था, वो देखिए इनके साथ क्या करवा के आ गया. अब ये बिलावल गया है, ये भी उनकी मंजी ठुका के आ गया. ये है ही मनूस. ये जब जाएंगे कोई ना कोई गोल खिला के आएंगे. बेड़ा गर्क किया है इन्होंने. यानी आसिफ अली जरदारी के नेड़े जो भी लगता है ना, उसको मनूसत छा जाती है, मुझे ऐसा लगता है. पहले जनाब मोहसिन नकवी साहब गए, जरदारी साहब का बड़ा बच्चा, वो बड़ा बेटा समझते हैं उसको, वो गया जाके वो बेड़ा गर्क करवाया, अमेरिका के अंदर पॉलिसी का सत्यानाश करवा दिया सारा. अब वो छोटा वाला भेजा है, वो जाके वहाँ स्क्रीनों के सामने पहले अजीब यार, वैसे इसके शौक है, मुझे समझ नहीं आई बिलावल के. वहां जाके बैठ के गर्दन लंबी करके अजीब सा मुंह बना के जनाब वो स्क्रीन के आगे फोटो बनवा ली. मैंने मुझे बड़ा दुख हुआ पहले कि यार ये बेनजीर का बेटा है, इतनी हल्की हरकतें, इतनी ऐसी खच कैसे मार सकता है बेनजीर का बेटा. फिर मैंने अपने आप को हौसला दिया कि नहीं, ये जरदारी का भी बेटा है. मैं खाली बेनजीर के बारे में सोच रहा था. तो ये जब जाते हैं ना, ये कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं, इनकी मंजी ठुक जाती है. इनके तो मैं बताऊं, ईसीएल में हमारा नाम डाला हुआ है इन्होंने, इनके नाम डालो ईसीएल में, जिनकी वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है सबका. थैंक यू. अच्छा, थैंक यू सो मच. अच्छा, मजे की बात उमर कि जो ये कांग्रेस में ना, ये तो मतलब ऑपोजिशन की पार्टी थी ना, ये इजलास हो रहा है फ्लोर ऑफ दिया, उस पे उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच हाँ, की है. आप देखें वो मिलता या नहीं मिलता उनको. प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये जो आप ब्लैकमेलिंग वाली बात कर रहे हैं ना, इस लेवल पे हो नहीं सकता. आप देखें ना, ये तो हो सकता है कि वो एक सोच है या एक मफाद है, या ये हो सकता है एक जिद है, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती. उसकी वजह ये है कि इस लेवल का आदमी अगर ब्लैकमेल हो रहा है तो मुल्क बहुत खतरे में है. ये तो फिर कोई और मुल्क आए और आके ब्लैकमेल करे और जो मर्जी कर ले, ऐसा होता नहीं है. ब्लैकमेलिंग क्या की जाएगी, मुझे नहीं लगता कि ब्लैकमेलिंग वाला मामला है. मुझे मामला वही लगता है जो चल रहा है. जनरल बाजवा तो ब्लैकमेल नहीं हो रहा था ना. जनरल बाजवा वाज देयर, ये पॉलिसी आ गई थी और ये पॉलिसी चल रही थी. उसके बाद नए आर्मी चीफ आ गए, वो पॉलिसी का वही तसलसल है. और जो है वो जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, और वो इलेक्शन कैसे हुआ वो भी आप सब जानते हैं. मुझे ना ये ब्लैकमेलिंग का मामला लगता नहीं है. देखें, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्लैकमेल उल्टा ये हुकूमत हो रही है. ताकत तो हुकूमत के पास नहीं है. अगर तो देखें इनके पास ब्लैकमेल करने की कैपेसिटी होती तो ये रोजाना जूते पॉलिश कर रहे होते. रोजाना सुबह उठते हैं और जूते पॉलिश शुरू कर देते हैं, शाम तक जूते पॉलिश करते हैं. आप इनकी वीडियोस और तस्वीर निकाल कर देखें ना, जब ये एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर अहदेदारों से, आर्मी चीफ से या बाकी लोगों से मिलते हैं तो ये कैसे मिलते हैं. तो अगर इनके पास कोई ऐसी चीज़ या इस बयानिए के अंदर, ये तो है भी किसी ने घड़ के दे दिया बयानिया कि जनाब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल हो रही है. अगर ये ब्लैकमेल करने के काबिल होते तो ये इतना झुक के ना मिल रहे होते. ये इनको भी इस बात का आइडिया है. और नून लीग के लोग खुद कहते हैं यार हमें, अब मैं यार अल्लाह करे लड़ाई लगी रहे. तो मैं कहता हूँ कौन सी लड़ाई. वो कहते हैं जी लड़ाई लगी रहे, साड़ी ये जी बका है कि जो आवाम की और इस वक्त इदारे के बीच में खलीज पैदा हो गई है. ये खलीज PMLN कहती है ये जितनी ज़्यादा रहेगी उसका हमें फ़ायदा है,
کیونکہ تب تک کوئی اور آپشن نہیں ہے اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ اقتدار کے مزے لیتے رہیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. پبلک کے بغیر نہ کوئی ادارہ چل سکتا ہے, نہ کوئی سسٹم چل سکتا ہے. لوگوں سے ملک ہوتا ہے, زمینوں سے نہیں ہوتا. یہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور عوام کی بات ماننی پڑے گی. تھینک یو. اچھا اس پہ میں ایک چھوٹا سا اپنا ایک جی صابر بھائی پلیز آپ بولیں. جنید بھائی. جی صابر بھائی جی پلیز. ہاں میں نے کہا ابھی جو بات کی ہے نا, اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. عمران بھائی نے ساری بیک گراؤنڈ سارا بتایا ہے اور انہوں نے اپنا ان پٹ دیا ہے. یہ جو ہے نا, اس کو ذرا تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا. یہ اسکرپٹ لکھ اور ڈیمولش پی ٹی آئی اور ڈیمولش پاکستان عمران خان, یہ بیسیکلی ان کا یہ پروجیکٹ تھا, بیبی پروجیکٹ ان کا تھا. اس کے بعد جنرل باجوہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور جنرل باجوہ کا جو ایکسٹینشن لینے کا پلان تھا وہ نہیں آگے بڑھ سکا. جنرل عاصم منیر آ گئے اور جنرل ندیم انجم اس وہی فائل اور وہی اسکرپٹ انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کے آگے رکھی اور انہوں نے بھی بتایا کہ بس ہم بہت قریب ہیں اپنی منزل کے اور کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کو وہی اسکرپٹ اس کو آگے بڑھایا انہوں نے. لیکن انہوں نے پھر 1 سال کی ایکسٹینشن بھی اسی چکر میں لی کہ مجھے 1 سال اور دے دیں, میں انشاءاللہ اپنا یہ ٹارگٹ جو ہے, انشاءاللہ تو وہ کہتے نہیں تھے, خیر تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا. اور دل کو لبھانے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلے. ان کے ساتھ پھر جو ایک کریکٹر تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ انجم جو تھے, یہ بالکل یوں سمجھیں کہ ایک 1 ڈاؤن اور ایک 2 ڈاؤن بیٹسمین جو کریز میں موجود ہوتے ہیں. تو جنرل ندیم انجم کی ایکسٹینشن میں قاضی فائز عیسیٰ کا بھی رول تھا اور جاتی عمرہ ان کے ساتھ بالکل فکس تھا. تو جنرل ندیم انجم کبھی جاتی عمرہ کی طرف چلے جاتے تھے, کبھی ادھر آ جاتے تھے. تو قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کے مین پلیئر تھے. یہ سارے کا سارا پروجیکٹ آگے لے کر چل رہے تھے. اب ماضی میں جو ہوا یہ پھر اس کے بعد جنرل ندیم انجم بھی یہ گول اچیو نہ کر سکے, ڈیمولش پی ٹی آئی اور ڈیمولش عمران خان. اب میں اس سے آگے کی بات کروں گا کہ اب جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس وقت ہے. یہ ان کے پاس ایک بہترین وقت ہے کہ نہ جنرل ندیم انجم اس وقت رہے, جو میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن پھر مجھے کم از کم وہ پھر سسٹم سے ٹکرا رہے ہیں اور سسٹم ان کو اور پاکستان کے عوام خاص طور پہ پھر سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ ایک ان کے پاس ایک موقع آیا ہوا ہے کہ وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. یہ ان کو بالکل وہی کام کرنا چاہیے, ڈسکنیکٹ ہو جانا چاہیے ماضی کی پالیسیوں سے, جیسے جنرل قیانی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوئے تھے جنرل مشرف کی پالیسیوں سے. جی اچھا اس پہ میں ایک چیز تھوڑی سی میں وہ اپنا دینا چاہوں گا کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ کوشچن تھا اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے. اس کے اوپر پہلی 2 چیزیں اگر آپ گوگل پہ ایک چیز سرچ کریں نا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ 2 رشتوں کو خراب کرتی ہے, تو آپ کو جو نمبر 1 پہ چیز ملے گی وہ ملے گی ایگو, انا. ٹھیک ہے, اور اس وقت میرا خیال سے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ایک چیپٹر جو ہے وہ انا کا بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک شخص کی انا جو ہے وہ دوسرے شخص کی بڑی ہے, mine is bigger than yours. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی سائڈ وہ جو اس انا کی جنگ کے اندر پسا جا رہا ہے, اسپیشلی کیونکہ دیکھیں نا ایک سائڈ حق سچ پہ اور آئینی طور پہ کھڑی ہے, ایک سائڈ ٹوٹلی جو ہے اپنی انا کو دیکھ رہی ہے. ایک شخص تو اپنی انا توڑ کے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, دوسرا شخص جو ہے وہ بیک ڈاؤن نہیں کر رہا. ایک چیز. دوسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, اور عمران بھائی صابر بھائی اگر آپ اس پہ پلیز تھوڑا سا ایڈ کریں, دا ریزن آئی تھنک بیہائنڈ ایڈوائزرز ہیں جو ان کے کان میں بات ڈالنے والے لوگ ہیں, میرے خیال سے پاکستان کے اصل دشمن وہ ہیں. ان میں بہت سارے صحافی بھی ہیں, بہت سارے پولیٹیشینز بھی ہیں, وہ بیوقوف بھی ہیں, وہ جاہل بھی ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. ان کو سر ہر چیز ٹھیک ہے, تسی انج کر دیو تو آگے اسی سانبھ لیں گے. جنید میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ
ना इनमें से कोई बेवकूफ़ है, ये ना ही इनमें से कोई वो है, ये सारे के सारे अपने इनका पर्सनल इंटरेस्ट है। और ये खुशामदी टोला होता है एक, ये अपने चंद सिक्कों की खातिर वो बाहर मशवरा अंदर यही जाके देते हैं, सर परवाह ही नहीं, फिक्र ही ना करो। क्योंकि मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब का पीरियड बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से उनको इक़्तिदार में आते हुए भी देखा है, और उनको दुबई के बेडरूम में 1.5 कमरे का जो उनका अपार्टमेंट था, उसमें मैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब थे, उसमें उनकी गुफ्तगू, आखिरी गुफ्तगू अगर किसी की हुई है तो वो हमारी हुई है, उनको एड़ियां रगड़ते और पछताते हुए देखा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी ये इस तरह के जो खुशामदी टोला है, उनको ये कहता था कि सर बस ये 2 जज हैं, ये इफ्तिखार चौधरी है, ये इनके साथ 3 जज और हैं, बस इनको हमने इबरत का निशान बनाना है। उसके बाद कहते थे बस ये सर 4 वकील हैं, इनको हमने फेंटा लगा दिया तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद कहते थे कि ये बस ये मीडिया वाले बहुत गंद कर रहे हैं 3-4, इनको अगर हमने कर दिया तो ठीक है। उनको परवेज़ मुशर्रफ साहब को ऐसी दलदल में वो धकेलते गए सिर्फ अपने फ़ायदे की खातिर कि हमारी रोटियां चलती रहें। और उस वक्त भी वही खुशामदी टोला सारे का सारा वो इस वक्त भी है। परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी ये कहते थे उस वक्त की काफ लीग कि हम आपको 100 दफ़ा हम जी बावर्दी सदर मुंतखब करवाएंगे। उस वक्त भी यही सिचुएशन चल रही थी, और इस वक्त भी यही चल रही है कि जी आप नागुज़ीर हैं, हम आपको अगले 10 साल और 15 साल और 20 साल लेके जाएंगे, बस ये ज़रा जुडिशरी को ठीक कर लें, ये ज़रा मीडिया को ठीक कर लें, ये 5 प्रोग्राम बंद करवा दें, ये 6 जर्नलिस्टों को ऑफ एयर करवा दें। और ये वही स्क्रिप्ट चल रहा है परवेज़ मुशर्रफ साहब का, और यही इस वक्त भी यही स्क्रिप्ट चल रहा है। और वही बदकिरदार उस वक्त जो थे वही बदकिरदार इस वक्त हैं, और अपने फ़ायदे के लिए ये पाकिस्तान को ज़िबा कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अदरवाइज़ ये ना ही इंस्टीट्यूशन को कुछ होना है, ये अगर वापस आते हैं, पाकिस्तान के अवाम की बात मानते हैं, आइन की तरफ आते हैं, रूल ऑफ लॉ की तरफ आते हैं, और ये जितने भी इस वक्त सिर्फ 19-20 का फ़र्क है, तरीक़ा वारदात का मुख्तलिफ फ़र्क है। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने एमरजेंसी नाफिज करके जुडिशरी पे डाका मारा गया था, वही इस वक्त 26वीं गैर आइनी तरमीम के ज़रिए किया गया। ये भी पीसीओ अदलिया है, इस वक्त पीसीओ जुडिशरी है। ये कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस डिजोरे चीफ जस्टिस जो हैं वो चीख रहे हैं, वो ख़त लिख रहे हैं, और हाई कोर्ट के जजेस ख़त लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि आप डिफेक्टो जुडिशरी हैं, डिफेक्टो चीफ जस्टिस हैं। एक जाली अदालती निज़ाम कायम किया जा रहा है, उसके ज़रिए से गैर आइनी का अदालती निज़ाम है, गैर कानूनी है, और उसके ज़रिए से एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, उसकी आपने सिक्योरिटी को, उसकी डेमोक्रेसी को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को दाव पे लगाया हुआ है। तो ये इस तरह चलने वाला है नहीं। ये एग्जैक्ट वही काम कर रहे हैं। उस वक्त नवंबर 2007 में यही कह के एमरजेंसी लगवाई गई थी मुशर्रफ साहब से कि जनाब अगर आपने ना लगाई तो ये आपको खा जाएंगे, आप नहीं हो सकेंगे। तो यही इस वक्त ये काम किया गया, 26वीं गैर आइनी तरमीम इसीलिए करवाई गई कि सर आपको अगर आप ना रहे तो ये आपको ये कर देंगे, इमरान खान ये कर देगा, इमरान खान वो कर देगा, और उनको डरा डरा के। और मसला सिर्फ ये है कि ये जाली निज़ाम चलता रहे। उस वक्त की काफ लीग भी यही चाहती थी, और इस वक्त का ये जो हुक्मरान टोला है वो भी यही चाहता है। 19-20 का फ़र्क है, सिर्फ, और कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो परवेज़ मुशर्रफ जो चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, और आर्मी चीफ भी थे, उनको ये दिल लुभा देने वाली गुफ्तगू करते थे। और तो नवंबर 2007 में मामला शुरू हुआ था, और नवंबर 2008 में जो मामला है वो बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो गया था, और ईवान सदर खाली हो गया, नए आर्मी चीफ, नया निज़ाम। तो इसलिए ये काउंटडाउन इनका स्टार्ट है
मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा जनरल आसिम मुनीर साहब से, मिलिट्री लीडरशिप से, कि वो इनके बातों में मत आए, आइन को देखें, आइन क्या कहता है उसको लें। थैंक यू सो मच। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन सेकंड उमर, है जुनेद भाई, एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा। साबिर भाई, ये एग्जैक्ट रिक्वेस्ट मैं अभी ना, जब मैंने सोचा था कि साबिर भाई जब बात खत्म करेंगे ना, तो मैं ये एग्जैक्ट रिक्वेस्ट मैं करूंगा हमारे इदारे और अदारे के लीडर से कि खुदा के लिए अपने एडवाइजर में या जिन लोगों से आप बातचीत करते हैं या आप जो है ऑन ग्राउंड आप मालूमात लेते हैं, वो लोग पहले उनका बैकग्राउंड चेक करें, वो देखें वो खुद करप्ट तो नहीं है, उनकी पिछले कितने अरसे में कितनी जायदादें बनी है, उनको सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और आपने उस चीज को, और आपकी आवाज तो खैर 1000 गुना लाख गुना ज्यादा मेरे से मौसर है, तो अल्लाह करे कि हमारे जो इदारे के जो हेड हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, किंग मेकर्स हैं, जो भी हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचे कि प्लीज स्टैंड विद योर पब्लिक, साइड विद योर पब्लिक, अपने सर्कल में उन लोगों को लेके हैं जो आपकी बेहतरी चाहते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। ये ना कि सिर्फ इसलिए कि जी। अच्छा जुनेद, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। दे हैव ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। इदारे का अपना एक सिस्टम है इंटरनल, जिसमें उनको इदारे की अंदर की पल्स भी आती है, उन्हें पता चलता है कि इदारे के अंदर क्या चल रहा है, और वो पल्स रिपोर्ट जो है वो उनके पास ठीक पहुंच जाती है। बाद में बीच में लोग होते हैं 19 का 20 और 20 का 21 कर देते हैं, लेकिन पता सबको ही है कि क्या चल रहा है। एक एक बंदा जानता है कि क्या चल रहा है, उन्हें आइडिया है। अब मामला देखें, आप इसको समझें। पाकिस्तान में लड़ाई जो है वो इक़्तिदार की और ताकत की और कुर्सी की है। हर एक को कुर्सी पे बैठना है और फिर उसको कुर्सी कभी नहीं छोड़नी। यही असल लड़ाई है, यही असल मुकाबला है, और कुछ भी नहीं है। आप बिला वजह ये कह रहे हैं कि जी आप ये देखें तो वो देखें, तो अवाम की तरफ देखें और इसकी तरफ देखें। देखिए, ये डेमोक्रेसी के अंदर होना तो यही चाहिए कि पब्लिक फैसले करे, लेकिन जहाँ पे वो ना डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना पब्लिक की बात कर रहे हैं, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर सेल्फ। वो ये सोच रहे हैं कि वो मैक्सिमम देर तक अपनी इस कुर्सी के ऊपर या अपने इस इक़्तिदार के साथ कैसे चिमटे रह सकते हैं। आप नवाज शरीफ को देखें ना, या आप इस वक्त जितनी भी आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ देख लें। परवेज मुशर्रफ का दिल करता था कुर्सी छोड़ने को? नहीं करता था। जनरल राहील शरीफ के साथ लड़ाई क्यों हुई थी? वो एक्सटेंशन मांग रहा था, ये नहीं दे रहे थे। जनरल बाजवा का पंगा क्या था? उसको एक एक्सटेंशन और चाहिए थी। अब ये जो आपकी इस वक्त आर्मी चीफ है, 1 साल पहले ही तय हो गया, उनके 2 साल अगले और बढ़ गए। तो इस सीट के ऊपर कोई भी आ जाए, कोई वजीर आजम बन जाए, कोई किसी वजीर के ओहदे पे आ जाए, या कोई काउंसलर बन जाता है, तो वो अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता। तो कौन है जो अपनी सीट छोड़ेगा? देखिए, आपको ये सारी चीज़ें ठीक करनी है, और ये चीज़ें ठीक होती है रूल ऑफ लॉ के साथ। ये चीज़ें ठीक होती है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जब आप अमल दरामद करते हैं। इधर कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया इन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। तो पाकिस्तान अब एक स्ट्रगल मांग रहा है, एक कोशिश मांग रहा है, एक जिद्दोजहद मांग रहा है। पाकिस्तान के लोग उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तानियों को अब ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई लड़ाई ऐसी नहीं है कि आपको सोनमुखी करनी है, जाके आपको निकलकर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे लोग निकलते हैं, बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं। पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद। लेकिन क्या ये काफ़ी है भाई? जितना बड़ा ये मुल्क है, नहीं, नवाज शरीफ के एहतजाज के साथ आप इसका मुवाजना नहीं करेंगे ना भाई। नवाज शरीफ साहब अगर निकले और 10,000 बंदा इकट्ठा हुआ और पीटीआई निकली तो 1 लाख बंदा इकट्ठा हुआ, तो इसमें फर्क तो 90,000 का है। बेशक पीटीआई नवाज शरीफ से 10 गुना ज्यादा बड़ी पार्टी है, लेकिन जब आप पाकिस्तान के साथ मुवाजना करते हैं तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। क्या उतनी बड़ी तादाद में, जितना बड़ा ये मुल्क है, लोग बाहर आए अभी तक? तो सच्ची बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर आए, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में आ सकते थे उतनी बड़ी तादाद में अभी तक नहीं आए। तो जिस दिन पंजाब ने फैसला कर लिया, जिस दिन सारे पाकिस्तान ने फैसला कर लिया और सब बाहर निकल आए, तो आप ये देखेंगे फिर ये घंटों की बात है, फिर ये बहुत तेजी से होगा। क्योंकि अब लोगों के सामने तब तक आप खड़े रह सकते हैं जब तक लोग महदूद तादाद में हो। जब आप पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर आ जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। और ये मैं होता हुआ देख रहा हूँ, इसलिए कि लोग नाको नाक भर गए हैं। देखिए ना, सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि ये सिर्फ हुकूमत जाली है। अगर हुकूमत खाली जाली होती और डिलीवर कर रही होती तो लोगों ने तो यहाँ पे मार्शल लॉ बर्दाश्त किए हैं। लोगों ने परवेज मुशर्रफ के साथ और ज़ियाउल हक के साथ भी गुजारा किया, तो इनके साथ भी कर लेते। लेकिन हो ये रहा है कि उनके अदवार के अंदर इतनी परेशानियां नहीं थी। अब देखें, बिजली कहाँ चली गई कीमत, गैस की कीमत कहाँ चली गई, अशिया खुर्दोनोश की कीमत कहाँ चली गई। फिर ये कौम के साथ एक धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं कि महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है। यानी पहले महंगाई एकदम बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी, अब जरा कम रफ्तार से ऊपर जा रही है। क्योंकि देखें, जब आप पहाड़ को चढ़ते हैं ना,
तो अब आहिस्ता आहिस्ता और ऊपर बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। कम पता कब होगी? कम तब होगी जब चीजों की कीमतें वापस नीचे आना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान के दौर से तो आप मवाजना कर लें, किसी भी चीज का 12 रुपए से 16 रुपए का यूनिट था, मैक्सिमम 18 रुपए का। वो यूनिट अब आपको 60 रुपए से ऊपर का मिलता है, 70 तक भी जाता है, 50 से 70 के बीच में रहता है। इसी तरह जो गैस की कीमत है, वो चाहे चीनी ले लें, आटा ले लें, दालें ले लें, सब्जी ले लें, कोई चीज आप ले लें, हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ गई है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है। तो जब आप प्लस और माइनस करते हैं तो इमरान खान के दौर की निस्बत महंगाई बढ़ी है, और इनको जब भी अपना मुवाजना करना है तो इमरान खान के दौर से करना है। ये नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ अपने पिछली हुकूमत के साथ अपनी इस हुकूमत का मुवाजना करे। यानी मैं जनाब अभी हुकूमत में था दिसंबर 2023 में, और अब मैं दोबारा 2024 में हुकूमत में हूँ, तो मैं मुवाजना अपने साथ कर रहा हूँ। भी आप नालायक आदमी हैं, आपने पहले ज्यादा नालायकी की है, अब आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ी सी कम नालायकी कर रहा हूँ। नहीं, आपने मुकाबला इमरान खान के साथ करना है। हम देखेंगे कि अप्रैल का जो पहला हफ्ता था, या चले मार्च आप लगा लें, मार्च 2022 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, और आज फरवरी 2025 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। हम तो यूं मुवाजना करेंगे, और होना भी ये चाहिए। थैंक यू थैंक यू सो मच।